हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। तो आप सभी लोग का भी बिल्कुल स्वागत है। तो आज हम लोग मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज आप लोग क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास फुल लेक्चर का है। मानव प्रजनन तंत्र को बारे हम आज पूरे चीज़ देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिएगा यहाँ पे प्यूबर्टी, देखिए यहाँ पे देखिएगा प्यूबर्टी। आइए समझते हैं प्यूबर्टी क्या होती है। यह लिखिएगा, ये देखिए क्या कह रहा है। प्यूबर्टी यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी अवस्था होती है जब प्रजनन का अंग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में प्यूबर्टी की अवस्था अलग अलग होती है। देखिएगा, जो हमारी प्यूबर्टी है, जो हम वयस्क होते हैं, तो ये निर्भर करता है वातावरण पे। अगर वातावरण प्रॉपर मात्रा में उनको मिल रहा है तो अच्छे से मतलब बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, और अगर वातावरण सही नहीं है तो प्यूबर्टी लेट भी आती है। मतलब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्यूबर्टी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं भारत में अगर बात करते हैं, जो मेल होते बच्चे होते हैं 14 से 16 वर्ष में क्या होते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, प्यूबर्टी आने लगती है। इस दौरान जो बच्चा होगा, मेल होगा, उसमें क्या होता है, उनका आवाज़ भारी होना, और दूसरी बात, उनके जो टेस्टिस है उस टेस्टिस में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जब जो प्यूबर्टी आती है वो पहले ही आ जाती है, 13 से 15 साल में आ जाती है, मतलब 1-2 साल पहले ही आ जाती है लड़कों की अपेक्षा। इसमें क्या होता है, महिलाओं में स्तन ग्रंथियाँ बढ़ने लगती हैं, उनकी आवाज़ पतली होने लगती है। ये सब की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। समझ आया जी प्यूबर्टी के बारे में। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है आपका मेनोपोज अवस्था। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मेनोपोज अवस्था। मेनोपोज अवस्था यह महिलाओं की एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी उम्र होती है जब महिलाओं से ओवम निकलना बंद हो जाता है। अगर महिलाओं से ओवम का निर्माण बंद हो जाएगा तो महिलाएं क्या काम करती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं निकल पाएगा तो ऐसी महिलाएं क्या करते हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, ठीक है। इस अवस्था को मेनोपोज अवस्था कहते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एंड्रोम होता है पुरुष। एंड्रोपोज अवस्था ये पुरुष में पाया जाता है। तो देखिए एंड्रोपोज अवस्था में पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाए, तो इसे एंड्रोपोज अवस्था कहते हैं। तो पुरुषों में एंड्रोपोज अवस्था होती है, ठीक है। तो एंड्रोपोज मतलब पुरुषों में भी क्या होता है, 50-60 साल के बाद उनका स्पर्म बनना बंद हो जाता है। तो ठीक, ये है आपका एंड्रोपोज अवस्था। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे है सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे है। देखिए सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये ऐसे प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राथमिक ऐसे लिंग होते हैं जो क्या काम करते हैं। जैसे मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में प्राथमिक सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, वृषण होता है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ओवरी होता है, अंडाशय होता है। अगर बात करते हैं टेस्टिस से ही स्पर्म बनता है, टेस्टिस से ही क्या होता है, ये स्पर्म का निर्माण होता है। जबकि ओवरी से ओवम का निर्माण होता है, ओवरी से क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो देखिए टेस्टिस, ओवरी सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो टेस्टिस से जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है, इसको निकालने के लिए ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी प्रकार ओवरी से जो ओवम निकलता है, इसको ले जाने के लिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। मेल में एपिडिडाइमस होता है, और सेमाइनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इसके साथ साथ कॉपर ग्लैंड होते हैं। उसी प्रकार महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब होता है, वेजाइना होते हैं, सर्विक्स होते हैं, यूटेरस होते हैं। ये आपके फीमेल के होंगे, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल करें, मेल मतलब पुरुष। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य अंग क्या होता है, टेस्टिस होता है। मेन अंग क्या होता है, ये देखिए इनका टेस्टिस है, इनका क्या होता है, ये टेस्टिस होता है। मेल मुख्य जो अंग होता है इनका टेस्टिस होता है। इसके साथ साथ कुछ सहायक अंग भी होते हैं इसके साथ साथ टेस्टिस के साथ, जैसे एपिडिडाइमस होता है, वास डिफरेंसिया होता है, सेमाइनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, काउपर ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड हो गया। ये कुछ आपके साथ ग्लैंड भी होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस से स्पर्म बनता है, स्पर्म बन के कहाँ जाता है, एपिडिडाइमस। देखिए यहाँ पे एपिडिडाइमस से होता हुआ ये स्पर्म
कहाँ जाता है ये वास डिफरेंशिया। देखिए ये है आपका वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया से होते हुए आपके यहाँ तक पहुँच जाता है। इसके साथ साथ आता है यहाँ पे देखिए सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे मिलता है। सेमाइनल वेसिकल से होता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आगे जाके यहाँ पे देखिएगा काउपर ग्लैंड, यहाँ पे बल्बोइथम तो काउपर ग्लैंड, इन सभी से होता हुआ इस पर यहाँ से क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऐसे कुछ अंग होते हैं जो आपको पढ़ना है, हम लोग डीप में पढ़ रहे हैं इसको। आइए थोड़ा सा यहाँ पे लोग टेस्टिस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस आपको वही मैंने पहले अभी बताया है, मैं भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, मतलब जोड़ी में 2 होती है, मतलब जोड़ी में 1 होती है, मतलब संख्या में 2 होती है। इसका आकार अंडाकार, देख लीजिएगा यही टेस्टिस है। इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। कार्य क्या होता है टेस्टिस का? कार्य क्या होता है? स्पर्म का निर्माण करना। स्पर्म का जब निर्माण करना ही इसी बोलते हैं क्या, मेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण करता है। स्पर्म का निर्माण ही मेल सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस के बाहर एक पतली सी त्वचा पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वृषण कोश, या इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। देखिएगा टेस्टिस के ऊपर एक पतली सी त्वचा स्क्रोटम पाई जाती है। स्क्रोटम की अगर हम बात करते हैं, स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। आपको बता देते हैं आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, लेकिन टेस्टिस के जो ऊपरी परत होती है जिसका नाम है स्क्रोटम, ये क्या करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम तापमान यहाँ पे रखती है। क्यों? अगर कम तापमान रखेगी जिससे क्या होगा, जो शुक्राणु होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होगा। अगर जितना बॉडी टेम्परेचर अगर उतना ही रहेगा ना तो शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाता, शुक्राणु की मौत हो जाती है। ठीक है, तो शुक्राणु को मैच्योर करने के लिए या कह सकते हैं परिपक्व होने के लिए कम टेम्परेचर होना जरूरी है। ये स्क्रोटम मेंटेन करता है, स्क्रोटम। अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। देखिए ये क्या है, बड़ा सा टेस्टिस है। ठीक है, हमने एक टेस्टिस ले लिया है। इस टेस्टिस के अंदर ये क्या है भाई, ये लोब्स हैं। ये आपके क्या है टेस्टिस के अंदर, ये आपके लोब्स हैं। प्रश्न ये बनता है कितने लोब्स पाए जाते हैं टेस्टिस में? एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्स, 250 लोब्स पाए जाते हैं। एक टेस्टिस में आपके कितने 250 लोब्स पाए जाते हैं, जानते रहिएगा। और हर एक लोब्स में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। देखिएगा 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। हर एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। देखिएगा टेस्टिस आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित होती है जिन्हें लोब्स कहते हैं। प्रत्येक लोब में पतली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रत्येक लोब में पतली नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, जिससे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जिससे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। एक लोब में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? देखिएगा एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के क्या काम होता है भाई? स्पर्म का निर्माण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में मिलकर एक घुमावदार संरचना का निर्माण करते। देखिएगा सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में मिलकर सब इकट्ठा होकर सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में इकट्ठा होकर एक गांठनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस कहा जाता है। यही इपिडिडाइमिस आगे चल के वास डिफरेंशिया का निर्माण करता है। यही इपिडिडाइमिस आगे चल के क्या होता है? वास डिफरेंशिया का निर्माण। देखिएगा ये वास डिफरेंशिया का निर्माण करता है। और यही वास डिफरेंशिया आगे जाके स्पर्म डक्ट में खुलता है। अभी आएगा स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट में क्या करता है? ये खुलता है। ठीक है, स्पर्म डक्ट में खुल जाता है। वास डिफरेंशिया आगे जाके स्पर्म डक्ट में खुल जाता है। इतनी बात क्लियर सभी को? चलिए आइए नेक्स्ट आइए देखिए ध्यान से। यहाँ पे यही है क्या भाई, स्पर्म का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। इस स्पर्म को इपिडिडाइमिस ले जा रही है, फिर वास डिफरेंशिया से होता हुआ फिर आगे की आगे आता है तो सेमाइनल वेसिकल के साथ मिलता है। सेमाइनल वेसिकल की संख्या याद कर लीजिएगा 2 होता है। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है, इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे देखिएगा काउपर ग्लैंड होता है, काउपर ग्लैंड की संख्या 2 होती है। प्रोस्टेट सबसे बड़ा होता है जबकि ये दोनों छोटे छोटे होते हैं। काउपर सबसे छोटा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ पे सीमन या वीर की बात करते हैं। सीमन या वीर की बात करते हैं। एक्चुअली जो सीमन या वीर का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु प्लस सेमाइनल फ्लूइड के मिलने से, शुक्राणु और सेमाइनल फ्लूइड के मिलने से क्या होता है? वीर का निर्माण होता है। जिससे देखिएगा ध्यान से, हमारे टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था क्या करता था? स्पर्म का निर्माण करता था। उस स्पर्म को ले जाने के लिए कौन? इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर आगे जाके क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, आगे जाके सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड मिलता है। तो जो सेमाइनल वेसिकल है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो जो काउपर ग्लैंड है, ये कुछ ना कुछ अपना फ्लूइड्स निकालती है, कुछ न कुछ तरल पदार्थ निकालती हैं।
कुछ ना कुछ फ्लूइड्स निकालते हैं। इस तरल पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड, और यही सेमाइनल फ्लूइड जब स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सीमन या वीर्य बोलते हैं। तो इसी को सीमन या वीर्य बोला जाता है। तो शुक्राणु के साथ साथ जो सेमाइनल फ्लूइड होता है, उस सेमाइनल फ्लूइड में जो तरल पदार्थ होता है उसमें होता है फ्रक्टोज होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन होते हैं, वाटर होते हैं, ये सब मिक्स हो जाएंगे उस शुक्राणु को, तब इसे हम लोग बोलते हैं वीर्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? वीर्य। क्लियर भाई, समझ में आया जी? आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देख लीजिएगा, यही है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट आ गया भाई, देखिए स्पर्म डक्ट ये है। स्पर्म डक्ट आगे जाके सबसे क्या खुलता है? आगे जाके सेमाइनल वेसिकल के साथ खुलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलता है, फिर कॉपर ग्लैंड से होता हुआ, ये देखिए ध्यान से, कॉपर ग्लैंड से होता हुआ, ये देखिए ध्यान से, कॉपर ग्लैंड से ऐसे होता हुआ ये स्पर्म बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है? स्पर्म ये आपका बाहर निकल जाता है। ठीक, कॉपर ग्लैंड से पाया जाता है, जो निम्नलिखित कार्यों का संपन्न करती है। अब देखिएगा हर एक का कार्य अलग देखेंगे। अब सेमाइनल वेसिकल का काम क्या करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का क्या होता है, मतलब वो जो स्पर्म आ रहा है ना उसके साथ साथ अपना कुल फ्लूइड छोड़ रहे हैं, तो मतलब कौन सा फ्लूइड छोड़ रहे हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग सेमाइनल वेसिकल की बात करते हैं। सेमाइनल वेसिकल जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल को हम लोग बोलते हैं क्या? शुक्राशय। तो देख लीजिएगा भाई शुक्राशय, देखिए ये है आपका टेस्टिस, देख लीजिए टेस्टिस, इस टेस्टिस को ले जाना देखिए शुक्रवाहक मतलब क्या? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया होता हुआ देखिए यहाँ से यहाँ पे, तो सबसे पहले एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है, यहाँ पे सबसे पहले ग्रंथि आती है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल आके मिलती है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल देख लीजिएगा, सेमाइनल वेसिकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट देखिएगा, सेमाइनल वेसिकल यही है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ये है सेमाइनल वेसिकल, देख लीजिएगा सेमाइनल वेसिकल यही है, ये सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। देखिए सेमाइनल वेसिकल जिसे बोलते हैं शुक्राशय बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। ये क्या करता है, जो स्पर्म आ रहा होता है ना उसमें क्या करता है, ये मिल्की फ्लूइड एक दूधिया तरल पदार्थ छोड़ देता है, एक दूधिया तरल पदार्थ छोड़ता है। इस दूधिया तरल पदार्थ छोड़ने से शुक्राणु क्या करते हैं? तेजी से गति करते हैं, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए मिल्की फ्लूइड दूधिया तरल पदार्थ कौन निकालता है? शुक्राशय निकालता है, सेमाइनल वेसिकल निकालता है। ठीक, समझ आया जी? आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अब आइए देखिए बात करते हैं क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिएगा सेमाइनल वेसिकल से होता हुआ, ये देखिएगा ध्यान से, सेमाइनल वेसिकल से होता हुआ अब कहाँ पहुँचता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पे। देखिए ध्यान से, प्रोस्टेट ग्लैंड पहुँचा। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? एल्कलाइन फ्लूइड, क्षारीय द्रव निकालती है। क्या निकालती है? क्षारीय द्रव। आपको बता देते हैं, देखिए ये है क्या? मूत्रमार्ग यूरेथ्रा है। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, ये यूरिन जो निकालते हैं, आप मूत्र करते हैं तो इसी यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है? यूरिन निकलता है। आपको पता है एक ही छिद्र द्वार होता है मेल के अंदर, उसी से स्पर्म भी निकलता है और उसी से क्या होता है? आपका यूरिन भी निकलता है, पेशाब भी निकलता है। लेकिन जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, वो अम्लीय होता है। पेशाब क्या होता है? ये अम्लीय होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर अम्लीय होगा और अगर क्या होगा? शुक्राणु आएगा तो अम्लीकरण शुक्राणु मर जाएगा। इसीलिए हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, वो क्या काम करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक एल्कलाइन फ्लूइड निकालता है, क्षारीय तरल पदार्थ। क्षारीय तरल पदार्थ निकालेगा जिससे क्या होगा? जो यूरेथ्रा में जो एसिडिटी हुई है ना उसको कम कर देगा। तो यूरेथ्रा के एसिडिटी को समाप्त करता है, यूरेथ्रा के जो एसिडिटी समाप्त करेगा। और जब एसिडिटी समाप्त हो जाएगा तो शुक्राणु अगर वहाँ से गुजरेगा ना तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। कॉपर ग्लैंड की बात करते हैं। देखिए कॉपर ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का ये लुब्रिकेन लिक्विड छोड़ता है, एक स्नेहक तरल पदार्थ छोड़ता है। प्रजनन क्रिया के समय स्नेह का कार्य करती है। प्रजनन क्रिया के दौरान स्नेह का काम कौन करती है? तो प्रजनन क्रिया के दौरान स्नेह का काम ये बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड रस निकालती है, इसी कारण। अब आइए बात करते हैं क्या? मूत्रमार्ग यूरेथ्रा की बात करते हैं। मूत्रमार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलता है। आपको बताया ना यूरेथ्रा द्वारा क्या होता है? यूरेथ्रा द्वारा आपके यूरिन भी, मूत्र भी निकलता है और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक, तो कॉपर ग्लैंड एक लुब्रिकेंट स्नेहक छोड़ता है बस, और कोई इसका काम नहीं कॉपर ग्लैंड का। अब आइए ध्यान से आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये है टेस्टिस, ये है आपका ब्रीसड है भाई। ठीक है, ये आपका ब्रीसड है। ठीक है, टेस्टिस है। इस ब्रीसड के अंदर ये लोब्स हैं, आपको बताए थे। इसके अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लगे होते हैं। इसी के आसपास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास एक लीडिंग सेल होती है। क्या होती है? लीडिंग सेल होती है। लीडिंग सेल
क्या कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास होते हैं लीडिंग सेल। इसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण किस सेल से होता है आपसे पूछा जाएगा तो लीडिंग सेल बताइएगा। लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके भाई, आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन हमने बताया था, जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है ना, टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, पहला यह पुरुषों में निम्न कार्य करता है। पहला, दाढ़ी मूछ निकालता है, आवाज़ का भारी हो जाना है, सीने का अधिक चौड़े हो जाना है। ठीक है, भौतिक या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना, जो लड़के होते हैं ज़्यादा ताकतवर होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड तथा सेमाइनल वेसिकल काउपर ग्लैंड से निर्मित पदार्थ को संयुक्त रूप से सीमन कहते हैं। अरे भाई, टेस्टिस से जो शुक्राणु निकल रहा है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल काउपर ग्लैंड से होता हुआ अगर जाएगा ना, तो वह वीर्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्राणु के साथ फूड मिक्स हो गया, इसलिए अब वे वीर्य कहलाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो फीमेल में कुछ बात जानिएगा। फीमेल में एक होता है ओवरी, देखिए ध्यान से, ये ओवरी है, ये क्या है, फीमेल में ये ओवरी है और ये ओवरी है। ठीक है, और यहाँ पे होता है फैलोपियन ट्यूब, देखिए ये ध्यान से, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी क्या है, एक ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से ओवम निकल के, यहाँ से ओवम निकल के कहाँ आती है, फैलोपियन ट्यूब में आके रुकी होती है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में आके रुकी रहती है। अब ये इंतजार करता है स्पर्म का। जी, ओवम क्या करता है, इंतजार करता है स्पर्म का। अब यहाँ से स्पर्म होता हुआ आता है क्या, यहाँ पे मिक्स हो जाता है भाई, इसके साथ यहाँ मिक्स हो जाता है ओवम के साथ। और जब ओवम के साथ ये मिक्स हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो प्रश्न बनता है, महिलाओं में जो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है कहाँ होती है, तो बताइएगा फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ओवरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखिएगा ओवरी का मुख्य अंग क्या होता है, अंडाशय होता है, ओवरी होता है। जी, फीमेल का मुख्य अंग क्या होता है, ओवरी होता है, अंडाशय होता है। सहायक ग्रंथि की अगर हम लोग बात करते हैं, सहायक ग्रंथि में कौन कौन से होते हैं, डिंब वाहिनी, देखिएगा डिंब वाहिनी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं डिंब वाहिनी। फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस गर्भाशय होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में सबको आ गया जी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ओवरी, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अंडाशय में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखिएगा ओवरी के बारे में। देखिए ये है आपका ओवरी भाई, ओवरी से देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, ओवरी से देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकल रहा है भाई, एक निकल रहा है, अंडा निकल रहा है, यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। तो फीमेल में ओवरी की संरचना की संख्या दो होती है, देख लीजिएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो संख्या होती है। ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है। ओवरी के द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम निकलता है, जिसे ओवल्यूशन कहते हैं। प्रत्येक महीने मतलब दो ओवरी होते, हर एक ओवरी से हर महीने में एक अंडे जरूर निकलता है। इसे अंडे को बाहर निकलने की क्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं। अंडे के बाहर निकलने की क्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझिए ध्यान से। यह ओवम मासिक धर्म मेंचुअल साइकिल के दौरान निकलता है। जो ये ओवम होता है मासिक धर्म मेंचुअल साइकिल के दौरान निकलता है। मासिक धर्म में 28 दिन के होते हैं, बहुत पूछता है मासिक धर्म कितने दिन के होते हैं, 28 दिन के होते हैं। मेंचुअल साइकिल 28 दिन की होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आइए देखिएगा, ये है आपका ओवरी, देखिए ध्यान से, ये है आपका ओवरी, मतलब ये आपका ओवरी है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, फनल बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे फनल या ओविडक्ट बोला जाता है, इसे फनल या ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है, इसका आगे वाला भाग स्तमस होता है, इसका आगे वाला भाग, मतलब इसका पीछे वाला भाग स्तमस होता है, इसका आगे वाला फिम्बरी होता है, फिम्बरी। और फिम्बरी ही क्या करती है, इस ओवरी को पकड़ कर रखती है। देखिएगा, पकड़ कर रखी है ना, फिम्बरी है, फिम्बरी पकड़ कर इसको रखी है ओवरी को। तो फिम्बरी इसको पकड़ कर रखती है और यहीं से देखिए ओवम क्या होता है, बाहर, यहीं से ओवम क्या होता है, निकलता जाता है और फैलोपियन ट्यूब में आके यहीं पे रुक जाता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहीं पे आके रुक जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बात नहीं, फैलोपियन ट्यूब में आके क्या होता है, यहाँ से रुक जाता है। अब आइए देखिए क्या कर रहा है, ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी, यहाँ पे एक
ग्रेफियन फॉलिकल एक प्रकार की परत पाई जाती है। ओवरी के पास क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल एक परत पाई जाती है। तो ग्रेफियन फॉलिकल जब फटेगा ना तभी क्या होगा, उस ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, उस ओवरी से ओवम बाहर निकलता है। ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से ओवरी, ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से ओवम बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवल्यूशन। जब वहाँ से बाहर हो जाता है उसे बोलते हैं ओवल्यूशन बोलते हैं। जिसे फनल या ओविडक्ट की मदद से फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, फनल या ओविडक्ट की मदद से फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है तो स्पर्म का इंतजार करता है। देखिए स्पर्म का ये इंतजार करेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब क्या होता है भाई, अब ये होता है प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। देखिएगा यहाँ से सर्विक्स है, ये देखिए सर्विक्स है, सर्विक्स द्वारा ये क्या होता है, ये आपका प्रवेश करता है शुक्राणु, स्पर्म शुक्राणु प्रवेश करके पहुँचता है। देखिए ध्यान से, देखिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे, ये सब शुक्राणु है। ठीक है, शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा। अब जब शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा ना तो देख लीजिए, ये चित्र देखिए आप लोग, ये चित्र देखिए आप लोग, एक अंडाणु है और कई सारे शुक्राणु लगे हुए हैं निषेचित करने के लिए। लेकिन जान लीजिएगा, जो मनुष्य का जो एग होता है उसमें सिर्फ एक ही शुक्राणु उस अंडे को निषेचित कर पाएंगे, बाकी सब शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई भी अंडे को एक ही शुक्राणु निषेचित कर पाता है, इसे हम लोग बोलते हैं मोनोस्पर्मी या सिनगैमी। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है मोनोस्पर्मी या सिनगैमी कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रियाएं होती हैं, अगर अंडाणु और स्पर्म मिल जाते हैं इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया, अब देखिए फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक शरीर के अंदर होता है, एक शरीर के बाहर। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है इसे हम लोग बोलते हैं इन विवो। देखिए इन विवो मतलब, देखिए ध्यान से, देखिए लिखा हुआ इन विवो। इन विवो मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन। तो मनुष्य के अंदर जो निषेचन क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, इसका मतलब मनुष्य के अंदर जो निषेचन क्रिया होती है इन विवो होता है। और कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो प्रजनन के समय सर्विक्स के द्वारा स्पर्म प्रवेश कर जाता है जो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम में मिलता है। अगर स्पर्म ओवम से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। इतनी बात क्लियर सभी को? आइए अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो। इन विवो मतलब अंदर, शरीर के अंदर, इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब इसे बोलते हैं अंतः निषेचन। और इन विट्रो, देखिए इन विट्रो लिखा है, इन विट्रो मतलब बाह्य निषेचन। तो अगर शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई निषेचन क्रिया होती है इसे बोलते हैं इन विवो बोलते हैं। अगर शरीर के बाहर की कोई क्रिया होती है इसे इन विट्रो बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है इसे बोलते हैं इन विवो। फैलोपियन ट्यूब के बाहर होती, बाद में होती, इसे बोलते हैं क्या जी, इन विट्रो। मनुष्य में फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है इसलिए बोलते हैं क्या, इन विवो निषेचन क्रिया होती है। इन विट्रो आप लोग देखें टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसी क्रिया होती जानिएगा ध्यान से। फीमेल से क्या करते हैं, ओवम निकाल लेते हैं, मेल से स्पर्म निकाल लेते हैं, और ये दोनों को आपस में एक ट्यूब की एक बाहर एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में इन दोनों को डालते हैं, वहाँ पे क्रिया कराते हैं। अगर बाहर से कोई निषेचन क्रिया होती है इसे बोलते हैं क्या, इन विट्रो। इन विट्रो का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, समझ आया बात सबको? अब आइए देखिएगा सिनगैमी। सिनगैमी मतलब क्या, कोई भी एक अंडाणु को एक ही स्पर्म निषेचित करता है उसे बोलते हैं सिनगैमी। तो मनुष्य के अंदर सिनगैमी देखने को मिलती है। मनुष्य के अंदर क्या होता है, सिनगैमी देखने को मिलती है। मनुष्य के अंदर एक अंडाणु सिर्फ एक शुक्राणु से निषेचित होता है, इसलिए इसे सिनगैमी ही कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे सिनगैमी कहा जाता है। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। देखिएगा निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण। जब ये इसको निषेचित कर देगा ना तो क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। देखिएगा लिखा हुआ सिनगैमी, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी होता है। ठीक, देख लीजिएगा। क्लियर भाई? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं शुक्राणु के बारे में। देखिए शुक्राणु, अभी मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब में ओवम इंतजार कर रहा है, किसका, फैलोपियन ट्यूब में ओवम इंतजार कर रहा है स्पर्म का। अब देखिए स्पर्म, ये देखिए ये है आपका ओवम, देख लीजिए ध्यान से, ये है आपका ओवम, ये है आपका ओवम। इसमें कई सारे शुक्राणु आ रहे हैं, लेकिन सब शुक्राणु इस अंडे को निषेचित नहीं कर पाएंगे। एक ही शुक्राणु इसके अंडे को निषेचित करेंगे। जैसा चित्र में यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस चित्र में क्या हो रहा है, एक ही शुक्राणु निषेचित कर पाए, बाकी सब शुक्राणु मर जाएंगे। ठीक है, तो मेल बॉडी में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेल बॉडी के बाद स्पर्म बनने के बाद, जैसे इसने क्या कहा है,
आप लोग देखे होंगे हमारे शरीर के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है ना, तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है वो 30 दिन तक, लगभग 30 दिन तक जीवित रहता है। लगभग कितने दिन तक? 30 दिन तक जीवित रहता है। अगर हमारे मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म बनता है ना, वो 30 दिन तक जीवित रहता है टेस्टिस के अंदर। लेकिन फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म पहुँच जाता है तो 72 घंटे तक सिर्फ जीवित रहता है, 72 घंटे तक ही जीवित रहता है। ये स्पर्म मेल बॉडी में सीमन या वीर्य के रूप में बाहर निकलते हैं। जो हमारे बॉडी से जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जो शुक्राणु निकलते हैं ना, शुक्राणु नहीं होते हैं, उस शुक्राणु के साथ सेमान्य फ्लूइड में मिला होता है, इसलिए बोलते हैं वीर्य बाहर निकलते हैं। शुक्राणु नहीं, वीर्य बाहर निकलते हैं। और एक बार वीर्य जब बाहर निकलता है ना, तो 2.5 से 3.5 ml सीमन का सिक्रेशन होता है। 2.5 से 3, 3.5 ml। और 2.5 से 3.5 ml में 20 करोड़ से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। सोच लीजिएगा, 20 करोड़ से 40 करोड़, और उसमें सिर्फ एक ही शुक्राणु, एक ही स्पर्म क्या काम करता है? ओवम को निषेचित कर पाता है। 20 से 40 करोड़ निकलते, लेकिन सिर्फ एक ही। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बात करते हैं। तो देखिएगा, निषेचन अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल है, ये है फीमेल। मेल के से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलता है। फीमेल से ओवम निकलता है, अंडाणु। मेल आपका अगुणित होता है, यन होता है। फीमेल आपका अगुणित होता है, यन होता है। दोनों अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है? देखिएगा, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं इसे? युग्मनज बोलते हैं। अब जाइगोट जब बट जाएगा ना, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, इस चित्र देखिए ध्यान से, इस चित्र आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ से क्या निकला भाई? देख लीजिए, नीला नीला दिख रहा है क्या? ये ओवम निकला, ओवम निकला। अब यहाँ पे आया फेलोपियन ट्यूब रुका हुआ है। स्पर्म इसको निषेचित किया। निषेचित करने के बाद धीरे धीरे करके क्या होगा? यही ओवम आके क्या होता है? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे देखिए इम्प्लांटेशन, मतलब यहाँ पे इसका रोपण हो गया। देखिए इम्प्लांटेशन लिखा ना, यूट्रस गर्भाशय में इम्प्लांटेशन हो गया, रोपण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कैसे होगा, आइए देखिए ध्यान से, देख लीजिएगा भाई। ये है आपका शुक्राणु और ये है ओवम, दोनों मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट 2n होता है, मतलब ये 2n होता है, 2n होता है। उसके बाद इसमें बटना चालू होगा, इनका सेल बटेगा, मतलब क्लीवेज होगा, विदलन होगा। बदलने से ये 2 सेल में बदल जाएंगे, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, 16 सेल में। अगर 16 सेल में बदलता है इसे बोलते हैं मोरूला, फिर 32 सेल में बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के रूप में क्या होता है? ये ब्लास्टुला के रूप में क्या होता है, एक बार जानिएगा, ये ब्लास्टुला के रूप में ही ये क्या होता है? ये इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है। देखिए गर्भाशय में ये क्या हो गया? गर्भाशय में रोपित हो गया, मतलब जुड़ गया गर्भाशय से। गर्भाशय से क्या हो गया? जुड़ गया। तो देखिएगा जाइगोट कितने दिन तक बना रहता है? 0 से 14 दिन तक जाइगोट बना रहता है निषेचन के बाद, 0 से 14 दिन तक। एम्ब्रियो अवस्था कब आती है? 15 दिन से 3 माह तक एम्ब्रियो अवस्था होती है। उसके बाद फिर फीटस बन जाता है। 3 माह के बाद से बच्चा फीटस कहलाता है। ठीक है, फीटस। क्लियर? चलिए यहाँ तक हो गया बात क्लियर। अब आइए देखिएगा लिंग निर्धारण, हम बात करते हैं लिंग निर्धारण। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिएगा, पिता में 2 गुणसूत्र होता है, एक X होता है, एक Y होता है, जबकि माता में दोनों X से होता है। तो अगर पिता का X मिलता है, पिता का X मिलेगा और माता का भी अगर X मिलेगा तो X गुणसूत्र बनेगा। इसका मतलब महिलाएं होगी, मतलब लड़की होगी। अगर पिता का Y मिलता है और महिला का तो भाई दोनों X है, X मिलतेगा तो ये बन जाएगा X और Y, और X Y क्या होता है? लड़का। तो एक बात जान लीजिएगा आप लोग, लिंग निर्धारण पिता से होता है, न कि माता से होता है, क्योंकि पिता के पास एक X होता है, एक Y। तो जब Y मिलेगा तो लड़का होगा, अगर X मिलेगा तो लड़की होगा। लेकिन फिर भी लोग दोषी देते हैं माता को ही कि ये लड़की पैदा कर दी, लड़का पैदा कर दी। ऐसा कुछ नहीं, ये पिता का गुणसूत्र का खेल है। जो पिता का गुणसूत्र मिलेगा वही जाके उत्पन्न होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है। देखिएगा, ये फर्टिलाइजर एक है, मतलब जाइगोट है, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 ब्लास्टुला ही जाके क्या होता है? ऐसे रोपित हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं जुड़वा बच्चे की। देखिए, 2 प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक होता है, एक होता है डाइजाइगोटिक होता है। मोनोजाइगोटिक मतलब क्या? एकदम हूबहू वैसे ही होते हैं, समान होते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब आइडेंटिकल होते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब क्या? जैसे देखिए जाइगोट है ना, ये जाइगोट 2 भागों में बंट जाए। ये जाइगोट क्या होगा? ये जाइगोट 2 भागों में बंट जाए, बंटने से एक अलग जाइगोट बन जाए या अलग जाइगोट बन जाए। तो मोनोजाइगोटिक में जो जाइगोट बंटता है ना, उसमें एक बार जानिएगा, या तो वो दोनों लड़का ही होगा या तो दोनों ही लड़की। मान लीजिएगा जैसे ये जाइगोट जो है, मान लीजिएगा ये लड़का है, मान लीजिए जो जाइगोट है लड़का है, और ये जो जाइगोट है लड़का है, ठीक है,
और इसकी जो जाइगोट है बढ़ गई, तो ये भी लड़का होगा, ये भी लड़का होगा। उसी प्रकार अगर ये मान लीजिए जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है अगर ये लड़की है, अगर ये जाइगोट क्या है, ये लड़की है, तो ये बढ़ गई तो ये भी लड़की होगी, ये भी लड़की होगी। इसका मतलब जो मोनोजाइगोटिक होता है ना, मोनोजाइगोटिक, उसमें समान लिंग होंगे और हूबहू वैसा ही कैरेक्टर इसमें देखने को मिलेगा, हूबहू वैसा ही कैरेक्टर इसमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं डाईजाइगोटिक की बात करते हैं। तो जो डाईजाइगोटिक को जैसे बोलते हैं क्या, डाइकुलर टाइप, डाइकुलर टाइप बोलते हैं। इसमें देखिएगा ध्यान से, क्या कभी कभी क्या होता है, हमारे एक ओवरी से दो दो ओवम बाहर निकल आते हैं। हमारे जब एक ओवरी से दो दो ओवम बाहर निकल आते हैं तो हमारा जो स्पर्म होता है इन दोनों ओवम को निषेचित कर देता है। तो एक ए भी जाइगोट बन जाएगा और एक ए भी जाइगोट बन जाएगा। तो जब एक ही समय में दो दो जाइगोट बन जाते हैं अलग अलग ओवम से, तो इसे बोलते हैं डाईजाइगोटिक। और जो डाईजाइगोटिक में होगा तो या तो एक लड़का होगा या तो एक लड़की होगा, मतलब कोई भी हो सकता है। और हूबहू वैसे नहीं होंगे, उनकी जो संरचना होगी हूबहू समान नहीं होंगे, हम शकल नहीं होंगे। भले जुड़वा हैं लेकिन यहाँ पर हम शकल, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, हम शकल होंगे, एक दूसरे एकदम वैसे ही दिखेंगे, सब कुछ दिखने में वैसे होंगे। लेकिन यहाँ पे कि जुड़वा हैं, एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकता है, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हूबहू नहीं होगा। ठीक है, हूबहू नहीं होगा, समझ आया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग मोनोजाइगोटिक की। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए मोनोजाइगोटिक की बात करते हैं, इसमें जाइगोट के निर्माण होने के बाद जाइगोट दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें जाइगोट के निर्माण होने के बाद जाइगोट दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे एक स्पर्म है और यहाँ पे एक ओवम है, आपस में निषेचित किए और जाइगोट बन गया और जाइगोट दो भागों में बट गए। ठीक है, तो इसमें जाइगोट के निर्माण होने के बाद जाइगोट दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। इस तरह के जुड़वे बच्चे या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी। इस बात क्लियर सभी को। अब हम लोग बात करते हैं डाईजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं। कभी कभी ओवरी में एक साथ दो ओवम निकल आते हैं और दो अलग अलग स्पर्म निषेचित हो जाते हैं और इस प्रकार के जुड़े हुए बच्चे या तो लड़का हो सकता है लड़की, वही वजह तुमने समझाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा डाईजाइगोटिक में एक होता है क्या, सिमेसियस ट्विंस होता है। मतलब इसमें जो दोनों जुड़े हुए बच्चे होते हैं ना, दोनों जो जुड़े हुए बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट पूर्णतः बट नहीं पाता है। जाइगोट जब बटने वाला रहता है दोनों बट नहीं पाता है, दोनों मिक्स रहते हैं और इसी कारण क्या होता है, दोनों बच्चे चपक जाते हैं। दोनों बच्चे क्या होते हैं, चपक जाते हैं। जैसे ये जाइगोट आपस में चपक जाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, दोनों लड़के अलग अलग नहीं बन पाते हैं, चपके रहते हैं। तो इस तरह के जुड़े हुए बच्चे का निर्माण जाइगोट में इनकम्प्लीट डिवीजन, मतलब क्या, बंटवारे से होता है, मतलब पूर्णतः बट नहीं पाते, इस कारण ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ आ जी। अब एक होता है क्या, एमनियोसेंटेसिस होता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्या, भ्रूण की जाँच। एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या होता है, भ्रूण की जांच होता है। तो गर्भावस्था के दौरान बच्चों का विकास एक विशेष थैलीनुमा संरचना का होता है जिसे बोलते हैं एमनियॉन। जब बच्चा विकसित हो रहा होता है ना, तो एक थैली होती है जिसे बोलते हैं एमनियॉन। इसे हम लोग बोलते हैं एमनियॉन बोला जाता है। ठीक है, एमनियॉन बोला जाता है। और एमनियॉन में द्रव भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमनियॉनिक फ्लूइड। एमनियॉन में एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एमनियॉन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये है एमनियॉन फ्लूइड। इसी एमनियॉन फ्लूइड को डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन की मदद से निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, तो इसी एमनियॉन फ्लूइड को इंजेक्शन की मदद से निकाल दिया जाता है, बच्चों के भ्रूण की स्थिति का पता लगा जाते हैं। इस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो लिखेगा क्या अगर 1996 में भारत में लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके लिए 1 लाख का जुर्माना था और 7 लाख की कैद हो सकती है, 7 साल की कैद भी हो सकती है अगर ऐसा करते हैं आप लोग। सबसे अधिक भ्रूण हत्या हरियाणा में होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग गर्भावस्था काल की बात करते हैं। तो देखिए खरगोश की गर्भावस्था काल 28 से 30 दिन होता है, कुत्ते का 63 दिन होता है, सुअर का 114 दिन होता है, मनुष्य एवं बंदर की 9 माह होती है। ठीक है, 280 दिन, घोड़ा का 330 दिन होता है, हाथी के देखिए 2 साल होता है लगभग, 625 दिन होता है, गाय का 280 दिन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऊँट की अगर हम लोग बात करते हैं 320 से 350 दिन होता है, भैंस का 10 माह होता है, बकरी का 151 डे, चूहा का 21 डे होता है। ठीक है, और बाघ का 155 डे, छुछुंदर का 7। सबसे कम गर्भावस्था काल छुछुंदर का होता है। तो चलिए यहाँ तक हमने पूरा फुल लेक्चर देख लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बाकी इसका जो एमसीक्यू होगा इसको हम लोग कल कराएंगे। तो आज हमने पूरा कंप्लीट इसको देख लिया। इसको आप लोग पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम लोग कल इसका एमसीक्यू करा देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग प्रतिदिन आप लोगों को कुछ ना कुछ जी देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।